ओके तो कैसे हैं आप? जोरदार वही आगे बढ़ते हैं। उसका मतलब हमने बढ़िया तो यही सोचे भाई एमबीए जैसा चैप्टर के लिए यही होता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव जो था ना क्रिक बाबू जो दिए थे, तो उसमें फिर एक्सपेरिमेंट करके कैसे पता किया गया कि हाँ सेमी कंजर्वेटिव ही था, कुछ और नहीं था। व्हाई सेमी कंजर्वेटिव? तो ये वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, ये हमारे ध्यान से बाहर नहीं है। दैट क्या बाहर नहीं है? द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली suggested a possible coupling mechanism for the genetic material. डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे लोग, दे थे ना। फिर सेंट्रल डोग्मा क्रिक इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे कहा गया कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से पेयरिंग करता है, तो कहीं ना कहीं यही लिखा हुआ है, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली। तुरंत जो स्पेसिफिक पेयरिंग दी है ना कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से पेयरिंग करता है, सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म। तो पेयरिंग से ही कहीं ना कहीं उसका नींव छुपा हुआ था किसका? कॉपिंग मैकेनिज्म का, कि एक पेयर है तो उसका कॉपी बन के क्या होता है, अगला रेप्लिकेशन होता है। उस समय तक इतना पता थोड़ी था, इसलिए मतलब वहीं पे जो है ना, जब ये सजेस्ट ये क्रिक ही ना किए थे, क्रिक ही किए थे, वॉटसन तो पहले ही में रुक गए थे। 1953 में दिए थे कौन? डबल हेलिक्स में मॉडल 1953 में ही आया था ना, 1953 में आया था। हाँ, तभी जब पेयरिंग बोले तो कहीं ना कहीं इन लोगों को वहां से डाउट हुआ कि पेयरिंग है तो शायद एक स्ट्रैंड खुलता होगा, फिर इसके ऊपर स्ट्रैंड आता होगा, ऐसा ऐसे करके ये बोका बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके पीछे ना एक पेपर था, हम पढ़े थे विकिपीडिया पे, तभी पता चला ना ऐसा बोका बना रहे थे। मतलब ऐसे एनसीईआरटी चीजें कहां से आए, वो भी कहीं से कॉपी हुआ होगा। हालांकि एनसीईआरटी लिखने वाले हर एक साइंटिस्ट बहुत ब्रिलियंट है, इतना सारा पेज में इतना सारा लिखा, लेकिन उठा के लिखे हुए अपने से बड़ी कहानी कुछ और था, जानना नहीं है। ये रहा हमारा प्यारा डीएनए, हम सबका प्यारा ऐसा ऐसा। अब एक स्टैंड खुला, रेप्लिकेशन को बता दिए, रेप्लिकेशन में जोड़ना। अब यहाँ पे देखो एक स्टैंड ऊपर गया, एक स्टैंड नीचे गया, ठीक। अब देखो एक तो पैरेंटल स्टैंड जो मेन वाला, और इसके ऊपर क्या बनता है, बच्चा लोग डाउटर या सन स्टैंड। तो ध्यान से देखो 50% भाग जो रहता है पैरेंटल का एसिटी रहता है, 50% नया बनता है, इसलिए क्या बोला था, सेमी कंजर्वेटिव, आधा कंजर्व। कंजर्व होने का मतलब क्या, जो बचा हुआ है, आधा बचा रहा कौन, पेरेंटल वाला, और बच्चा वाला नया बन गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं, दो साइंटिस्ट थे, मेसेंसन और स्टाहल, दोनों बूंदिया बेचा करते थे 15 अगस्त को। अब इन लोग का धंधा फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है, मेसेंसन और स्टाहल बूंदिया बेचते थे। तो दिन था 1958, सन 1998 की बात है। ये प्रोकैरियोट्स को पकड़े, या तो चूहा पकड़ लो यूकेरियोट्स में, यहाँ पकड़ लो इकोलाई, एक ही चीज है। दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट इसी पे होता है, किस पे, एस्टेरिस्टिया कोलाई। एक पेट्री डिश लिया, पेट्री समझते हो, एक शीशा का होता है, उसमें माल मटेरियल डाल दिया जाता है। एक शीशा का ऐसा होता है ना, कटोरी टाइप होता है, डुबिया, उसमें कुछ कुछ मसाला वसाला डाल दिया, ठीक है, बोलो जुमा कैसे, उसको क्या बोला गया, कल्चर मीडियम। वो शीशा में कुछ कुछ माल मसाला डाल दिया, इसको क्या बोला गया, कल्चर मीडियम। उसके बाद उसमें कुछ कुछ डाल दिए, किसको, ई कोलाई को, ऐसे तुम यहाँ डाल दिए। समय के साथ ये लोग सुधरा लिए, रिप्रोडक्शन तो करेगा ये, तो ये सब हाँ तो रिप्रोड्यूस किया। और तुम लोग को पता ही होना चाहिए कि ई कोलाई हर 20 मिनट में अपना संख्या डबल कर देता है, ठीक है, मैथ में पढ़ोगे अरे मेरा विनोद का विनोद गाल में तुम्हारा हाथ, हाँ तो हर 20 मिनट में अपना संख्या डबल, इसको पैटर्न डिश बोला। अब देखो यहाँ पे एक देखो, पूरा का पूरा डीएनए किससे से बनता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में बेस पेयर होता है, उसमें कितना सारा नाइट्रोजन आता है ना, प्यूरिक पायरिमिडिन में बताया। तो इसको कौन से मीडियम में जिसमें रखा गया, उसमें क्या लिखा गया, अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया क्या लिखा गया, यानी NH4Cl। यानी कि जो डीएनए में बेस पेयर बनेगा, चाहे वो एडेनिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, यूरासिल हो, थायमिन। अब डीएनए में तो यूरासिल नहीं है, लेकिन हो सकता है आरएनए भी तो बनेगा, ऐसा थोड़ी कि बैक्टीरिया आरएनए नहीं बनाएगा ना,
mRNA वहां भी बनता है पूरा एक्सोनिक वाला। तो सारा में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन कहां से जाएगा, यहीं से, नाइट्रोजन तो यहीं से जाएगा ना, यानी कि देखो अच्छा इस जो प्लेट है ना इसमें हैप्पी नाइट्रोजन हम लोग डालते हैं N15 नाइट्रोजन होता है, देखो एक N होता है, एक N14 होता है जो तुम लोग पढ़े होंगे, एक होता है N15। सेम स्थान पे इसको क्या बोला जाता है, समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स। आइसो का मतलब टॉप्स का मतलब स्थान, पीरियोडिक टेबल पे एक स्थान है। इस पेट्री डिस्क में हम लोग क्या डाल दिए, N15 डाल दिए, यानी भारी वाला नाइट्रोजन, हैप्पी आइसोटॉप। लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है, कार्बन की तरह नहीं होता। कार्बन 14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 12 नॉर्मल होता है, कार्बन 14, लेकिन ये 15 होने के बाद भी क्या रेडियो एक्टिव नहीं, बस भारी है। समझ में आया ये बात? अब जैसे देखो ये डिस्क N15 पूरा बैक्टीरिया में चला गया, उसका पूरा डीएनए क्या हो गया, N15। E. coli is grown in N15 containing NH4Cl for several generation। कुछ जनरेशन तक उसको उसी में रखा गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जो डीएनए निकला उसका डेंसिटी हाई निकलने लगा, क्यों, सब में तो N15 आ गया, भारी भारी, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके ऐड हो गया, ऐसे करके ऐसे फिर ऊपर से आ गया, मतलब ये वाला सीन। रिटर्न टू, अब थोड़ा देर बाद क्या हुआ, N15 में ग्रो कर ली, उसके बाद फिर एक और मीडियम बनाए जहां पे N14 वाला था, उसमें डाल दिया। समझ में आया? ये सब पागलपन होता है, सबको मतलब नहीं होता, पगला लोगे कुछ भी कर सकते हैं। चलो देखते क्या होगा। तो सबसे पहले N15 बनाए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एक स्ट्रैंड भी N15 का, ये भी N15 का, ठीक है। अब 20 मिनट तक हम लोग वेट किए। जब 20 मिनट तक वेट किए तो एक N15 खुल के ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। देख रहा है विनोद नहीं, तुम लोग देखो, N15 का स्ट्रैंड ऊपर खुल गया, N15 का स्ट्रैंड नीचे खुल गया। अब नॉर्मल मीडियम में डाले N14, तो नया जो कॉपी बनेगा उसके ऊपर ही बनेगा, तो N14 सभी कंजर्वेटिव। उसके बाद फिर इसको मिटा, फिर ये देखो 4 है, चारों का 4 स्ट्रैंड खुलेगा, N15 खुला। अब 20 मिनट तक किस मीडियम में रखे, N14 वाला। तो नया जो स्ट्रैंड है वो कौन वाला होगा, N14 देखा, सारा N14 आ गया। पहले भारी में रखे तो फिर N14। ध्यान से देखो ये वाला देखो, अगर यहाँ पे कोई ये वाला देखो, ये हैप्पी है, दोनों का दोनों क्या है, ये वाला देखो एक हैप्पी और एक अनहैप्पी, तो ये क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट, या इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड। और ये वाला देखो दोनों का दोनों हल्का, यानी कि ये कौन सा, नॉर्मल वाला या लाइट बैंड ब्लू। बात समझ में? तो अगर दोनों रहेगा तो हैप्पी, एक रहा तो हाइब्रिड। उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। कभी कभी इसमें दाबने का मन करता है, फिर याद आ जाता है देखो। तो वहां पे जो पेंट ऑप्टेन हुआ था, क्या था, N15 हैप्पी। तो एक ना हम लोग ऐसे टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में क्या डाले, 6 मोलार CCl सॉल्यूशन। 6 मोलार समझते हो, व्हाट डज 6 मोलार मीन, बता दो, कोई नहीं जानता, बोलो। क्या मोल पर लिख, 6 मोलार का मतलब था ना, CCl का 6 मोल है 1 लीटर, यही था, ये नहीं था, ठीक है। तो वही 6 मोलार हम लोग इसको प्रिपेयर किए। अब जब आया N15 तो भारी, तो सबसे नीचे चला गया। उसके बाद आया था एक N15 एक N14, तो हो गया हाइब्रिड, वो बीच में आ गया, जैसे कि हम। उसके N14 सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। इस मेथड को बोला जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये वाला हम बताएं, यहाँ पे एक फोटो भी है मेरे पास प्राची मैम के साथ, पीछे में बोला छपा हुआ फोटो, कुछ याद आ जाता। अगला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है टेलर स्विफ्ट। अगले जो साइंटिस्ट उनका नाम है टेलर स्विफ्ट। हाँ वही वाला, मेरा कैमरा इधर क्या 60 fps में हो रहा है, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। टेलर स्विफ्ट में हमको नहीं बोलना, तो टेलर स्विफ्ट में गाना था। हाँ चलो उसे, ये देखो दो आदमी थे, कौन, बेसंसन और स्टाहल। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है,
यो। तो मेसेंजर ने स्टार्च जो काम किए थे वो किस पे किए थे? प्रोकैरियोट्स, इकोलाई। ये जो बंदा है या बंदी पता नहीं, नाम वो ऐसा रखता है ना, टेलर मोची होती है पता नहीं। ये किस पे किए थे? यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स पे किस पे किए थे? एक प्लांट लिए थे, फावा बीन बोलो, या फिर उसका नाम क्या होता है, ऐसे कर दो, विक्सिया फावा। क्या बोलोगे? यो, विक्सिया फावा। ये उन्होंने रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल नहीं किया, एक भारी नाइट्रोजन इस्तेमाल किया, एक हल्का। लेकिन इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव हाइमेडिन, यानी कुछ नहीं, टी वाला बेस पेयर इस्तेमाल करके उसमें रेडियो एक्टिविटी लगाते हैं। ठीक है, ये कब किए? 58। अब यहाँ एक सवाल दिया गया, इस क्या क्या लिखा हुआ इसमें बताना, कब होगा अमीनो एसिड, कितना अमीनो एसिड बनेगा? बताओ तो। 5। देखो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, और यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5। तो 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा स्टॉप कोडन। वही दो ही अमीनो एसिड बनेगा। 2 हाँ 4। इधर दोबारा स्टार्ट होगा क्या? एक बार प्रमोटर खत्म तो खत्म, अच्छा फिर प्रमोटर लाना पड़ेगा ना। कैसा लगा मिर्ची 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 ना चलते सकले फिर नहीं, ऐसा नहीं कुछ कहना। दीवान भी अभी मस्त है। चल लिखा हो गया ना, समझे समझे? तो जैसे आ जाएगा ना स्टॉप कोडन तो क्या कर दोगे? क्रॉस सेंसाइमस। आगे चलते हैं। अब देखो अगला जो टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक। तो म्यूटेशन आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, कहां? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर भी सीख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कंप्रीहेंड। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। Effect of deletion and rearrangement in a segment of DNA and are easy to comprehend. It may result in loss or gain of a gene and so on. क्या बोलता है? मुझे पहले गुटका निकाल के बात करो, ऐसा लिखा होगा, नशा में लगता है लिखा। सिंपल क्या है ना, मान लो ये डीएनए का सीक्वेंस है, टक 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 टक, इसमें से एक हटा दिए या एक एक्स्ट्रा एक दो जोड़ दिए, तो उसका अरेंजमेंट हटा गया, पूरा हट गया ना। अब देखो जब हटता है तो अगर एक बार में अरेंजमेंट हटा या नया आया तो क्या होता है? नया तरह का कोड बनेगा। उसका एग्जांपल सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ एक, मान लो ये कोड है, राम हैज कैप। राम के पास क्या है? टोपी है। राम नाचता है, राम डांस। ठीक है, एक मेरा दोस्त लिखता है राम इज डांस, राम ही डांस। उसको ईज लगाने में बहुत अच्छा मोहब्बत था उसको, कहीं पे भी ईज लगा देता था। आई एम गोइंग एकदम चंदू टाइप ले आना वो, पता नहीं स्वीटी को क्या ही मैसेज किया उनको बता, मैं नाम डुबा दिया मेरा, ऐसा खतरनाक इंग्लिश लिखा है। अब देखो मान लो यहाँ पे एक बी नाम का इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कोड। तो क्या हो गया? देखो राम हैज बी क्या है, तो बी का कुछ मतलब नहीं होगा, तो कोड किसका बनेगा? राम का बनेगा, हैज का बनेगा और बीसीए का बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो फ्रेम शिफ्ट हो गया। पहले का फ्रेम क्या था? 1 2 3, मतलब राम हैज कैप चलना चाहिए था। उसके बाद एक और डाल दिया आई, तभी भी देखो कौन बनेगा? राम बनेगा, हैज बनेगा, बीआईसी बनेगा, एपी तो फिर चला गया। और ऐसे करके एक और जैसे डालेंगे तो क्या बन जाएगा? राम हैज बिग कैप, तो इसका मतलब बनने लगेगा। यानी जब तक नहीं 3 अमीनो क्या बोलते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड डालो या हटा दो। अगर यहाँ से हम हैज हटा देते तो राम कैप भी कुछ कुछ बनता, कैप हटा देते तो राम हैज भी बनता। तो या तो 3 न्यूक्लियोटाइड तुम डालो या निकालो, तभी क्या होगा? फ्रेम एज इट इज होगा। फ्रेम का मतलब समझ रहे हो? जैसा चल रहा था वही चीज रीड होगा। जैसे राम हैज कैप रीड हो रहा है और 3 अगर डाले तभी भी क्या होगा? राम हैज कैप वो वापस से आएगा। कौन? बिग रीड होगा। फ्रेम समझो, फ्रेम फ्रेम कैसे समझाओगे? मालूम बोल के ही समझाओगे, और तरीका नहीं। ध्यान से देखो, राम हैज कैप है ना, फ्रेम का मतलब होता है जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस रीड होना चाहिए कंपलसरी। तो देखो राम हैज कैप था, क्या यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हुआ? हाँ हो गया, बी आने से, आई आने से हो गया। लेकिन जैसे जी रखे तो फिर से फ्रेम वही आ गया, राम हैज कैप वापस से आ गया। और बिग भी ऑब्वियसली रीड तो होगा। फ्रेम का मतलब है जो था वही आना चाहिए वापस। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसका एक एग्जांपल है किसका? पॉइंट म्यूटेशन का। बताया था ना डिलीशन, सर यहाँ पे डिलीशन इसे बताया था ना, म्यूटेशन। क्लासिकल एग्जांपल मतलब क्या समझते हो? पुराना, ठीक है। Of point mutation is change of single base pair in the gene for beta globin chain that result in chain। अरे बाबा सिंपल क्या है, देखो हीमोग्लोबिन का 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। इसका एक बीटा चेन में क्या होता है ना, डिलीशन आ जाता है।
या फिर एक सब्स्टिट्यूशन आ जाता है किसका, जो ग्लूटामिक एसिड बनाने वाला जो जीन था वो सब्स्टिट्यूट किससे हो जाता है, वैलिन से। बात समझे, ग्लूटामिक एसिड बनाने वाला जीन किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। ये क्लासिकल एग्जांपल है, पुराना एग्जांपल है किसका, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या, एक ही बेस पेयर पे गेन होना चाहिए, बताया था सब्स्टिट्यूशन डिलीशन है, एक ही बेस पेयर पे होना चाहिए। और इस किसके किस चेन में इफेक्ट पड़ता है, बीटा ग्लोबिन, रिजल्ट इन द चेन में, तो ग्लूटामिक एसिड इसमें बदल जाएगा वैलिन। इट विल रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। बता दो सिकल सेल कैसा होता है, ऐसा रहता है फिर ऐसा हस्बा टाइप हो जाता है, कोमा जैसा दिखने लगता है। ये लो क्या हो गया मेरे हाथों को, मम्मी का रोटी अच्छा नहीं लगा क्या, मम्मी का चश्मा वो पापा का समझ में आया। तो एग्जांपल बता दे पढ़ से, हो गया खत्म खत्म खत्म। पॉइंट म्यूटेशन इन जेनेटिक और बेस नहीं एनसीईआरटी में नहीं है। अगला जो बात है, क्या हम लोग एमआरएनए पढ़े आरएनए के बारे में पढ़े थे थोड़ा थोड़ा। लास्ट कौन है, T4 हाँ T4 ट्रांसफर। तो T4 ट्रांसफर आ गया, इसका मेन काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को पकड़ना और एमआरएनए को रीड करके जोड़ना, यही काम है ना याद है, हाँ बताए देखो। इट वाज फ्रॉम बिगिनिंग, क्रिक ना ऐसा है, क्रिक एक ऐसा है जैसे कुछ हम बोलेंगे बार-बार हर चीज में देखो क्रिक बोले, शुरू से लेके 3 बार आ चुके हैं यहाँ। और इवन ना ये ग्लोबलिन का एक मॉडल, मतलब क्या मॉडल था ऐसा करके, वहां पे भी क्रिक घुस सकता है, मतलब क्रिक ऐसा आदमी जो जबरदस्ती कुछ बोल देता है, अच्छा साइंटिस्ट। इट वाज फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से क्लियर था क्रिक that there has to be mechanism to read the code and also to link the amino acid because amino acid have no structural specialties to read the code। सिंपल कह रहा है, क्रिक को पहले से ही शक था कि उनका जन्म क्यों नहीं, क्रिक को पहले से शक था कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो क्या करे, कोडोन को रीड करे और अमीनो एसिड को पकड़ के लाए और जोड़े। क्यों, क्योंकि उनको अमीनो एसिड में ऐसा कोई स्पेशल साइट नहीं नजर आया, अमीनो एसिड में से कोई स्पेशल साइट होता ही नहीं, समझ में आया। तो उनको कोई स्पेशल साइट किसमें नहीं नजर आया, अमीनो एसिड में कोई स्पेशल साइट, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना देगा क्या, मिट्रोफानी से बना दो, चलो छोड़ा। अमीनो एसिड में उनको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं नजर आया जिसके कारण वो बोल पाए कि अमीनो एसिड खुद भी कोड रीड कर लेगा और खुद से डिकोड कर लेगा, ऐसा उनको दिखाना। He postulated the presence of adapter molecule। इसलिए उसका कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो कोड को भी रीड करे और अमीनो एसिड को भी पकड़ के लाए। तब किनको बुला है बीच में, एडेप्टर। एडेप्टर का यही काम होता है ना, दोनों चीज को जोड़ना। ओके नोट कीजिए, आप लोग भी नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके। आइए दोस्तों सिखाते हैं। तो क्रिक को शक हुआ, तो शक हुआ तो अपने पास रखना चाहिए, लेकिन शक से हम लोग को क्या बोल दिया, एडेप्टर के बारे में शक हुआ। क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड में कैसा कोई उनको स्ट्रक्चर नहीं लगता जरा है जो कोड को भी रीड कर सके और कोड को भी रीड कर सके और क्या कर सके, अमीनो एसिड को भी पकड़ के ला सके। तो वो बोले कुछ ना कुछ एडेप्टर होगा, ठीक है। तो एडेप्टर क्या होगा, एडेप्टर वो चीज होगा जो वन हैंड से, एक हाथ से अमीनो एसिड को पकड़े और एक हाथ से क्या कोड को रीड करे। तो वही लिखा है, वन हैंड रीड द कोड एंड अदर हैंड बाइंड अमीनो एसिड। कितना हल्ला करता है, तुम लोग तक मेरा आवाज पहुंच रहा है ना, ओके। tRNA was known as sRNA। tRNA को पहले बोला जाता था sRNA। क्यों, S का मतलब होता है सॉल्युबल आरएनए, क्योंकि नहीं पता था इसका काम क्या है, वही लिखा हुआ है। Before the genetic code was postulated, genetic code जब तक postulate नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। However, its role as an adapter molecule was assigned much later। ठीक है, जब जेनेटिक कोड डिस्कवर हुआ उससे पहले तो क्या बस सॉल्युबल मॉलिक्यूल माना जाता था, सॉल्युबल आरएनए के नाम से जाना जाता था। अब क्रिक बोले तो सब पगला गया, खोजते खोजते कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसी को पकड़ के टोपी पहना दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ कोड है हमारे लिए, ये क्या है, AGGCAU। ये क्या है, एक tRNA एक ये tRNA, इस पे कोड है तो इस पे क्या एंटी कोड है, A का U, G का C, G का C, C का G, A का U और U का A।
कोडोन को देखेगा टीआरएनए, एंटी कोडोन से पहचानेगा, उधर से ग्लाइसिन पकड़ के लाएगा, इधर आ जाओ। उसी तरह यहाँ पे भी होगा, वैलिन पकड़ के लाएगा, इधर आ जाओ। तो ये एंटी कोडोन कोडोन, ठीक है। जो एडाप्टर मॉलिक्यूल है ना उसका 2D स्ट्रक्चर, और ऑब्वियसली एडाप्टर कौन है, टीआरएनए। तो 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ क्या नाम याद रखोगे, देने वाले वैज्ञानिक नाम होले 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 साइंटिस्ट। और ये कैसा दिखता है, एल की तरह। ओके बाय, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं क्योंकि सर बुला रहे थे।